नमस्कार। आज तारीख है 30 दिसंबर, दिन मंगलवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज मंगलवार को जोरदार वार पलटवार देखने को मिला। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के जमीन न देने से भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी रुकी हुई है, जो वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि सत्ता में आने पर भाजपा की सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालेगी। साथ ही ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और डर का राज चलाने का इल्जाम लगाया। अमित शाह की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही ममता बनर्जी ने बिना देर किए पलटवार किया। उन्होंने दो टूक यह कहते हुए कि आई डोंट केयर अमित शाह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अमित शाह को महाभारत के दुर्योधन दुशासन से जोड़ा और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। ममता ने केंद्र सरकार पर एसआईआर के नाम पर राजवंशी मतुआ समुदाय के नाम काटने का आरोप लगाया और पूछा, अगर बंगाल में ही घुसपैठ है तो पहलगाम या दिल्ली की घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा। उधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी सुमित्रा बघेल पर आज सुबह उनके निवास में धारदार हथियार से गंभीर हमला हुआ। दोनों हाथों की नसें कटने और गर्दन पर गहरे घाव लगने से उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उन्हें जगदलपुर के महारानी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। घायल होने के कारण बोलने में असमर्थ सुमित्रा बघेल ने अस्पताल में कागज पर सिर्फ भतीजा शब्द लिखा, जिससे मामले में रहस्य गहरा गया है। पुलिस ने हर कोण से जांच शुरू कर दी है। घरेलू विवाद, पुरानी रंजिश या आत्महत्या के प्रयास की आशंका सहित सभी संभावनाओं की पड़ताल की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल ने तीनों सेनाओं के लिए लगभग 69,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें प्रमुख रूप से भारतीय सेना के लिए लाइटर म्यूनिशन सिस्टम शामिल है, जो दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक हमले करने में सक्षम होगा। साथ ही लो लेवल लाइट वेट रडार, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोनों की पहचान और ट्रैकिंग करेगा। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, जिससे इसकी मारक क्षमता और सटीकता बढ़ेगी। साथ ही इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम MK2, जो सीमावर्ती और आंतरिक इलाकों में सेना की महत्वपूर्ण संपत्तियों को ड्रोन हमलों से सुरक्षित रखेगा। यह सब इस खरीद प्रस्ताव में शामिल है। पड़ोसी देश बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख बेगम खालिदा जिया का आज सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 80 साल की थीं। ढाका के एवरकेयर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। खालिदा जिया बंगाल की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, जिन्होंने 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक देश का नेतृत्व किया। मुस्लिम दुनिया में वे बेनजीर भुट्टो के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। 1981 में उनके पति पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान की हत्या के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। तानाशाह एरशाद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करते हुए वह 7 बार जेल गईं, लेकिन लोकतंत्र की लड़ाई नहीं छोड़ी। लोगों ने उन्हें आयरन लेडी का भी खिताब दिया। उनका जन्म 1945 में भारत के जलपाईगुड़ी में हुआ था, जो उस समय अविभाजित बंगाल का हिस्सा था। खालिदा जिया के निधन पर अंतरिम सरकार ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के कई नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की। भारतीय शेयर बाजार ने आज शुरुआती बढ़त के बाद निवेशकों को निराश किया। सेंसेक्स दिन के उच्च स्तर के करीब 300 अंक फिसलकर लाल निशान पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,900 के नीचे चला गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण निवेशकों का मनोबल कमजोर रहा। इसके अलावा निफ्टी के फ्यूचर्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की मासिक एक्सपायरी के चलते बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। एक्सचेंज डेटा के अनुसार विदेशी निवेशकों ने सोमवार को 2,759 करोड़ रुपए के शेयर की बिकवाली की, जो लगातार 5वें दिन की बिक्री है। दिसंबर महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने लगभग 27,000 करोड़ रुपए की निकासी की है, जिससे बाजार पर दबाव बना हुआ है। उधर ईरान आर्थिक संकट के चलते बड़े प्रदर्शनों की चपेट में है। ईरानी रियाल डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को यह 14,20,000 रियाल प्रति डॉलर तक गिर गया, जबकि सोमवार को 13,000-80,000 के आसपास रहा। इसके बाद केंद्रीय बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फरजिन ने इस्तीफा दे दिया। राज्य टीवी ने उनके इस्तीफे की घोषणा की। राजधानी तेहरान सहित देश के अलग अलग इलाकों में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर
प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। यह 3 सालों में ईरान का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। महंगाई दर 42.2% पहुंच गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतें 72% और दवाओं की कीमतों में 50% का इजाफा हुआ है। और आखिर में जरा हट के में जानिए AI फिल्में कैसे बदल रही हैं प्रोडक्शन की दुनिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से बनी फिल्मों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। भारत में पहली पूरी तरह AI जनरेटेड फिल्म नैसा है, जिसे निर्देशक विवेक अंचलिया ने बनाया है। यह रोमांटिक फिल्म मई 2025 में रिलीज हुई, जिसमें किरदार, सेट और विजुअल्स सब AI से तैयार किए गए थे। तो दुनिया भर में एक साल के अंदर कितनी AI फिल्में बनी, इसका जवाब हमने इंटरनेट पर तलाशा। भारत की नैसा के अलावा तुर्की की डॉक्यूमेंट्री पोस्ट ट्रुथ और कुछ एनिमेटेड फिल्में जैसे कित्सुने शामिल है। कुल मिलाकर लगभग 5 से 10 प्रमुख फिल्में दुनिया भर में रिलीज हुई हैं जो AI से बनी हैं। तो सवाल यह भी है कि इन पर खर्च कितना आता है। AI से फिल्म बनाने की लागत पारंपरिक तरीके की तुलना में काफ़ी कम है, कभी कभी 90 से 99% तक सस्ती, क्योंकि क्रू, लोकेशन और VFX का खर्चा बचता है। नैसा का बजट एक सामान्य बॉलीवुड फिल्म का मात्र 5 से 15% था। यह तकनीक फिल्म मेकिंग को आसान तो बना रही है, लेकिन रचनात्मकता और नौकरियों पर भी सवाल उठा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।